गरीबी का स्वरूप। गरीबी के स्वरूप को दो भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम निरपेक्ष गरीबी और दूसरा सापेक्ष गरीबी। हम शुरुआत करते हैं निरपेक्ष गरीबी से। निरपेक्ष गरीबी का परिचय लेंगे। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। अभी मैंने बताया था कि जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, इनको संतुष्ट करने के लिए अथवा जो आवश्यक चीज वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए आय एवं खर्च को निश्चित किया गया है। अर्थात आय और खर्च का जो रकम निश्चित किया गया है उससे भी कम उनके पास आय और खर्च हो तो इस स्थिति को गरीबी रेखा कहते हैं। और इस गरीबी रेखा से कम आय या खर्च रखने वाले वर्ग को निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। निरपेक्ष गरीबी संपूर्ण गरीबी के रूप में भी जानी जाती है। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना से अर्थतंत्र में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीने वाले निश्चित वर्ग निर्धारित कर सकते हैं। तो यह आपने देखा निरपेक्ष गरीबी। अगर मान लीजिए आप यहां तक भी याद रख से निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है तो भी चलेगा। आपको निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा याद होनी चाहिए। अब हम इसे आगे शुरुआत करते हैं। गरीबी रेखा जो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत ही है। गरीबी के निरपेक्ष स्तर का अंदाज प्राप्त करने में अनाज, दाल, दूध, मक्खन इत्यादि का न्यूनतम भौतिक प्रमाण जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है वह प्राप्त करने हेतु न्यूनतम प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च गरीबी रेखा है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको ऊपर ही बताया कि जो जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन का गुजारा करने के लिए जो जरूरी है, जैसे अनाज, दाल, दूध, मक्खन इत्यादि, इन सबको जो उपभोग खर्च है यानी इन सब के उपयोग करने के लिए जो खर्च है, अगर वह भी खर्च ना कर सके तो वह क्या है, न्यूनतम खर्च भी ना कर सके तो उसे हम क्या कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं। यह प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग खर्च गरीबी रेखा निश्चित करने, तो इस तरह से आपने देखा कि इस गरीबी रेखा को निश्चित करने के लिए आयोजन के शुरुआत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा, मैं नाम एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए दैनिक 2100 कैलोरी निश्चित किया गया है। अब मैं इसका अर्थ भी सिखा दे रहा हूं क्योंकि गरीबी रेखा में जीवन को निर्वाह करने के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च जो ना कर सकते उसको गरीबी रेखा है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक मतलब एक व्यक्ति का रोजाना भोजन कितना कैलोरी का होना चाहिए, 2400 कैलोरी। कैलोरी मतलब उसमें से इतना पौष्टिकता हमें प्राप्त होनी चाहिए। और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजाना कैलोरी कितना होना चाहिए, 2100 कैलोरी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा और शहरी क्षेत्रों के लिए कम कैलोरी का भोजन क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मानव श्रम का अर्थात शारीरिक श्रम का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में शारीरिक श्रम के अलावा नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक का भी उपयोग करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी का प्रमाण अधिक है और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी का प्रमाण कम है। इस पद्धति को आयोजन पंच द्वारा 1969 में मंजूर किया गया। 1960 और 1961 की कीमतों को आधार वर्ष मानकर 20 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया। 20 रुपये मासिक अर्थात महीने का प्रति व्यक्ति खर्च निश्चित किया गया। दांडेकर और रथ इस कार्य पद्धति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1960 1961 की आधार कीमत पर 15 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 22.5
रुपये मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया। यहाँ पर भी आपको प्रश्न आएगा कि सर शहरी क्षेत्र के लिए ज्यादा रुपये है महीने का खर्च और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम क्यों? तो अभी भी मैंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग मानव श्रम ज्यादा करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के लोग मानव श्रम के अलावा नई नई तकनीकों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए उनका खर्च, और भी किसका उदाहरण देके मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा था कि शहरी क्षेत्रों में मासिक खर्च अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोटी, कपड़ा, मकान, अनाज, दाल, इन सभी का उपयोग किया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि चीजों पर भी खर्च किया जाता है। इसलिए यहाँ पर महीने का प्रति व्यक्ति खर्च अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में महीनों का खर्च कम है। उसके बाद योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर डी.टी. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में, ये जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूं, दांडेकर, रथ, प्रोफेसर डी.टी. लाकड़ावाला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सारी चीजें आपको पेपर सेट में या प्रश्न उत्तर में या पूरा चैप्टर जब हम एग्जाम का रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे, उस समय आपको विकल्प पे एक एक वाक्य में खाली जगह में पूछा जाएगा। इसलिए सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं और आप देख सकते हो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ, तो ये सारी चीजें आपको याद भी रखनी है। ठीक है, प्रोफेसर डी.टी. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में निश्चित किए गए विशेषज्ञ समूह ने वर्ष 1993 के लिए 1973-74 की आधार कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹49 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹57 मासिक प्रति व्यक्ति खर्च का अनुमान रखा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो शहरी क्षेत्र के लिए ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम है, जिसका मैंने अंतर आपको बताया। गरीबी रेखा की गणना करने की पद्धति, ये पैराग्राफ शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि विकल्प तो इसमें बन ही रहा है। आपके स्वाध्याय का 2 या 3 नंबर का भी प्रश्न आएगा कि गरीबी रेखा की कौन सी मर्यादा है, उसमें भी आपको ये काम आएगा। गरीबी रेखा की गणना करने की पद्धति की सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि उनमें सिर्फ कैलोरी उपभोग को ही आधार के रूप में लिया जाता है, परंतु गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है, भूख एक शारीरिक परिस्थिति है। तो देखिए मैंने इसके पहले भी चर्चा की थी कि गरीबी रेखा की गणना करने में सबसे पहले और सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया गया? कैलोरी उपभोग, मतलब भोजन के उपभोग के ऊपर, जबकि गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है और भूख एक शारीरिक परिस्थिति है। इससे गरीबी रेखा भूखमरी रेखा बनकर रह जाती है। गरीबी रेखा की संकल्पना की गतिशील बनाने के लिए जीवन की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर निश्चित करना चाहिए और उसके लिए जीवन जरूरी सुविधाएं जैसे कि पौष्टिक एवं संतुलित आहार, स्वास्थ्य, बिजली, रसोई ईंधन, कपड़ा, शिक्षा पर किया गया खर्च, आवास इत्यादि बातों का समावेश होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं गरीबी रेखा की गणना करने में आने वाली मर्यादाएं। अब मैं आपको एक एक नंबर के लिए उपयोगी वो भी बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस संदर्भ में गरीबी मापन की पद्धति की पुनः रचना करने के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने, नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना अहवाल वर्ष 2009 में सरकार को सौंपा। समिति ने गरीबी रेखा को निश्चित करने वाली नई कार्य पद्धति निश्चित की, जिसमें कैलोरी के उपभोग हेतु आवश्यक खर्च के अतिरिक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु खर्च का समावेश किया गया। तो आपने देखा कि प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने अपनी अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा 2009 में एक रिपोर्ट पेश किया, जिसमें आवश्यक खर्च कैलोरी के अलावा अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य हेतु खर्च का भी समावेश किया गया। तो ये जो मैं आपको ये लाइन जो आपको मैंने बताया कि कैलोरी के उपभोग हेतु आवश्यक खर्च के अतिरिक्त शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु खर्च का समावेश किया गया, ये भी आपको 1 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। इस नई पद्धति के अनुसार
वर्ष 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रुपया 816 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये गरीबी रेखा के रूप में निश्चित किया गया। तो देखा बच्चों, जिसकी आय 816 रुपये से कम होगी ग्रामीण क्षेत्र में वो गरीबी रेखा में माना जाएगा, और शहरी क्षेत्र में जिसकी आय 1000 रुपये से कम होगी महीने की, प्रति व्यक्ति महीने की 1000 रुपये से कम शहरी क्षेत्र में आय होगी तो वह गरीबी रेखा में माना जाएगा। यह 2011-12 के अनुसार बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2005 में समक्रम शक्ति, क्रम की जगह क्रय आएगा, समक्रय शक्ति PPP, परचेजिंग पावर पावरिटी, है ना, इसके आधार पर समक्रय शक्ति के आधार पर दैनिक $1.25 निश्चित किया गया, जो वर्ष 1990 में $1 था, और वर्ष 2015 में वह दैनिक $1.90 निश्चित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की मदद से अलग अलग देशों में एक ही मापदंड द्वारा निरपेक्ष गरीबी की तुलना की जा सकती है। तो यह आपने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा निश्चित करने का उद्देश्य, गरीबी रेखा निश्चित करने का विधि, जिसमें आपको यह डॉलर याद रखना है, और कौन सी पद्धति के आधार पर, समक्रय शक्ति के आधार पर बताया गया। भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण NSSO, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा स्पेलिंग के साथ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 68वें राउंड 2011-12 में प्रति संयुक्त परिवार खर्च के आंकड़ों का उपयोग करके तेंदुलकर समिति के अनुमान अनुसार भारत में वर्ष 2004-05 में गरीबी का अनुपात 37.2% था, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 21.9% हो गया। यहां आप तालिका में भी देख सकते हैं भारत में गरीबी का प्रमाण प्रतिशत में, ग्रामीण क्षेत्र में 2004-05 में 41.8%, जबकि 2011-12 में घटकर हो गया 25.7%। शहरी क्षेत्र में 2004-05 में गरीबी का प्रमाण 25.7%, जबकि 2011-12 में 13.7%। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2004 और 5 की तुलना में 2011-12 में गरीबी का प्रमाण घट रहा है, जो आप यहाँ पे वाक्य रचना में भी देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रमाण 2004-05 में 41.8% था, वह 2011-12 में घटकर 25.7% है, जबकि शहरी क्षेत्र में 2004-05 में गरीबी का प्रमाण 25.7% था, वह घटकर 2011-12 में 13.7% हो गया। अर्थात आप ये तालिका याद करें या लाइन को तालिका में, तालिका सबसे बेहतर रहेगा बनाने में, ये सारी चीजें आपको समावेश करनी है। भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण, उसके लिए तालिका आपको याद होना चाहिए। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत जनसंख्या का प्रतिशत 10% से कम कौन कौन से राज्य, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। मान लीजिए यह प्रतिशत आप याद कर रहे हो, उसके राज्य मान लीजिए आगे पीछे लिखने में हो जाएगा, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन राज्य होने चाहिए। 10% से 20% निरपेक्ष गरीबी की जनसंख्या जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। 20% से 30% पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। 30% से 40% मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये सारी चीजें आपको तालिका में याद रखना है, आपको ये किसी रूप में भी पूछा जाएगा, और निरपेक्ष गरीबी के स्वरूप में तो आपको 3 नंबर में ये सारी चीजें आपको समावेश करनी है। 10% से कम गरीबी दर्शाने वाले राज्यों में गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश का समावेश होता है।
जबकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा राज्यों में 10% से 20% गरीबी का प्रमाण देखने को मिला। तो यहां पर आप देख रहे हो, अगर आपको तालिका याद हो जाता है तो ये लाइन, ये वाक्य आप आसानी से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज बनाकर। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 20% से 30%, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश में गरीबी का प्रमाण अधिक यानी 30% से 40% देखने को मिला। वर्ष 2013 में प्रकाशित हुए वार्षिक अहवाल के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में सबसे कम गरीबी है, 5.09% के साथ गोवा राज्य था, और सबसे अधिक गरीबी का प्रमाण 39.93% के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में देखा जाता है। तो ये दोनों वाक्य रचना आपके लिए एमसीक्यू में, विकल्प में, खाली जगह में आपको काम आएंगे, एक एक वाक्य में भी काम आएगा। अब हम गरीबी का दूसरा स्वरूप शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सापेक्ष गरीबी। गरीबी का दूसरा स्वरूप सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है, परंतु सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में समाज में रहने वाले अलग अलग वर्गों के बीच हुई आय के असमान वितरण को ध्यान में लिया जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक अर्थतंत्र में आय के वितरण में असमानता देखने को मिलती है, तब कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में सापेक्ष गरीब कहलाता है। अर्थात इसका मतलब ये है, जिसे आप संक्षिप्त में याद कर सकते हैं, कि सापेक्ष गरीबी अर्थात समाज में रहने वाले अलग अलग वर्गों के बीच आय की तुलना की जाती है। जैसे आप आगे भी अभी मैं समझाऊंगा, अभी भी समझा रहा हूं। एक व्यक्ति मान लीजिए जिसे हम ए नाम देते हैं, दूसरा व्यक्ति जिसका बी। ए का महीने का वेतन 10,000 है और बी व्यक्ति का महीने का वेतन 15,000 है। तो बिल्कुल आसान हो गया, ए की तुलना में बी का वेतन अधिक होने से, ए की तुलना में बी का वेतन अधिक होने से बी अधिक आय वाला कहलाएगा और ए कम आय वाला। तो जो कम आय वाला है वो क्या कहलाएगा? सापेक्ष गरीबी कहलाया जाएगा। अर्थात सापेक्ष गरीबी में दो व्यक्तियों के बीच आय की तुलना की जाती है। सापेक्ष गरीबी के अध्ययन हेतु समाज के लोगों को अलग अलग आय वर्गों में विभाजित करके आय के वितरण की असमानता के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच आय की असमानता है, उन्हीं आय की असमानता का अध्ययन सापेक्ष गरीबी में किया जाता है। देश के रूप में गरीबी का अध्ययन गरीबी रेखा के बदले सापेक्ष गरीबी अथवा आय के असमान वितरण के संदर्भ में होना चाहिए। एक काल्पनिक उदाहरण द्वारा सापेक्ष गरीबी की संकल्पना समझ सकते हैं। किसी एक देश की जनसंख्या को निम्नानुसार 5 आय समूहों में बांटा गया है। तो अभी मैंने बताया कि काल्पनिक उदाहरण लेते हैं और किसी देश की जनसंख्या को 5 आय समूह में बांटा गया। समूह 1 जिसकी आय कितनी है? 0 से 30,000। समूह 2 30,000 से 1 लाख। समूह 3 1 लाख से 3 लाख। समूह 4 3 लाख से 10 लाख। समूह 5 10 लाख से अधिक। अब इसके बीच तुलना कीजिए। नीचे आपको समझाया गया, लेकिन आप इस तरह से भी तुलना कर सकते हैं। अगर हम समूह 1 और समूह 2 की तुलना करें तो समूह 1 का आय है 0 से 30,000 और समूह 2 का आय है 30,000 से 1 लाख। तो बिल्कुल आसान है कि 30,000 से 1 लाख आय वाला समूह अमीर होगा, जबकि समूह 2 की तुलना में समूह 1 जिसकी आय 0 से 30,000 है वो गरीब कहलाएगा। तो दोनों के आय के बीच में जो समानता दिखाई तो कम आय वाले को हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अगर इन सारे समूहों की तुलना में समूह 5 से करता हूं जिसका आय 10 लाख से अधिक है, तो समूह 5 की तुलना में समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4 वाले ये सभी लोग क्या कहलाएंगे? गरीब। क्योंकि समूह 5 की आय की तुलना में समूह 4 1 से 4 तक जिनकी आय बहुत ही कम है और वो सापेक्ष गरीब कहे जाएंगे।
ठीक है, तो इस तरह से। और यहां आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, उदाहरण में समूह 2 में समाविष्ट वर्ग की आय समूह 1 में समाविष्ट वर्ग की आय से अधिक है, जिससे कहा जा सकता है कि समूह 2 की तुलना में समूह 1 में मौजूद व्यक्ति सापेक्ष गरीब है। जो अभी अभी मैंने आपको बताया, समूह 2 में समाविष्ट वर्ग की आय समूह 3, 4, 5 में समाविष्ट व्यक्तियों की तुलना में कम है। इस तरह समूह 2 के समाविष्ट व्यक्ति 3, 4, 5 की तुलना में सापेक्ष गरीब है। लेकिन अंतिम लाइन में आपको बता दे रहा हूं कि अगर समूह 5 की तुलना की जाए तो बाकी के समूह वाले क्या माने जाएंगे, सापेक्ष गरीब माने जाएंगे। और ये अंतिम लाइन बता रहा हूं जो आपको 1 नंबर विकल्प में भी काम आएगा। सापेक्ष गरीबी या आय की असमानता मापने के लिए समान रूप से आय समूह की रचना के द्वारा, लॉरेंज वक्र पद्धति के द्वारा, गिणी गुणोत्तर जैसी पद्धतियों का समावेश होता है। और इन सभी का आप परिभाषा पाठ के अंतिम में पारिभाषिक शब्द में से भी सीख सकते हैं।